आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और वर्तमान की कुछ अनसुनी हुई तथ्यों को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक महान बौद्ध शिक्षण केंद्र था। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित यह नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा 3 संस्कृत शब्दों ना, आलम और दा का संयोजन है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अजेय प्रवाह। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी और विद्वान भिक्षुकों और शिक्षकों की कर्तव्य निष्ठा से इसे बनाए रखा गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। ऐसा माना जाता है कि इसमें 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। उन विद्वानों ने नालंदा के माहौल, वास्तुकला और शिक्षा के साथ साथ नालंदा के शिक्षकों के गहन ज्ञान के बारे में भी अभिलेख छोड़े हैं। सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वान से प्राप्त हुए हैं और इनमें से सबसे प्रसिद्ध जुआनजांग है, जो कई 100 शास्त्रों को अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद में चीनी भाषा में उसका अनुवाद किया था। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए द्वारपाल ने नए लोगों से चुनौतीपूर्ण प्रश्न के पूछताछ की जाती थी। पूछताछ का जवाब देने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय पर पहला हमला 455 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच में हुआ था, जब समुद्रगुप्त साम्राज्य के सम्राट थे। यह हमला हुनों द्वारा किया गया था। वह एक मध्य एशियाई आदिवासी समूह था। वे हिमालय के खैबर दर्रे से प्रवेश करते थे। उस समय उनके आक्रमण और हमलों के लिए महंगे उत्पादों को लूटने के अलावा कोई विशेष कारण नहीं थे। विश्वविद्यालय में इसके रखरखाव के लिए कुछ आर्थिक स्रोत मौजूद थे। उन्होंने उन सभी को लूट लिया और वहां से चल गए। चूंकि विनाश बहुत गंभीर नहीं था, इसलिए गुप्त साम्राज्य के सम्राट स्कंदगुप्त ने फिर इसे स्थापित किया और कुछ सुधार किए। उस समय नालंदा का प्रसिद्ध पुस्तकालय स्थापित किया गया था। उसके बाद नालंदा में दूसरा हमला 7वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ था। यह हमला बंगाल के सम्राट गौड़दास राजवंश ने किया था। इसके पीछे मुख्य कारण राजनीतिक असंतुलन था। उस समय कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। कई इतिहासकारों का कहना है कि हर्षवर्धन और गौड़दास राजवंश के बीच संघर्ष हुआ था। इसका बदला लेने के लिए गौड़दास राजवंश ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। हालांकि यह विनाश इतना घातक नहीं था। हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया और फिर से नालंदा ने दुनिया भर में ज्ञान बांटना शुरू किया। उसके बाद 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया। यह हमला बहुत घातक था, लेकिन इस आक्रमण के पीछे कोई राजनीतिक इच्छा नहीं थी। यह हमला इतना घातक था कि इस आक्रमण के बाद कोई भी दोबारा नालंदा विश्वविद्यालय बना नहीं सका। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण के सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि यह क्षेत्र में
बौद्ध संस्थानों को दबाने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा हो सकता है। कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि खिलजी की सेनाओं ने धार्मिक असहिष्णुता, विश्वविद्यालय की संपत्ति और संभवतः राजनीतिक विचारों सहित कई कारकों के संयोजन के कारण नालंदा पर हमला किया गया। नालंदा की लूट ने प्राचीन भारत में शिक्षा के इस प्रसिद्ध केंद्र का पतन का कारण बन गया। यह भी कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बीमार था और अपनी सेहत सुधारने के लिए हर चिकित्सक के पास गया, लेकिन कोई ऐसी दवा नहीं उसे बता पाया जिससे उसकी सेहत ठीक हो सके। कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह राहुल श्रीभद्र की मदद ले सकता है, जो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। राहुल श्रीभद्र ने उनका सफलतापूर्वक इलाज किया। खिलजी बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था और उसने आयुर्वेद के सभी ज्ञान मिटाने का फैसला किया, क्योंकि वह इस विचार से परेशान था कि एक भारतीय विद्वान उसके हकीमों से ज़्यादा जानता है। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर हमला करने का यही एकमात्र कारण था। अपनी रचना तबाकत ए निसीरी में मिन्हाज ए सिराज ने बताया कि किस प्रकार खिलजी द्वारा बौद्ध धर्म को समाप्त करने तथा इस्लाम की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करने के कारण हजारों भिक्षुकों की हत्या कर दी गई। बख्तियार खिलजी का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान के स्रोत को नष्ट करना था, इसलिए उसने सबसे पहले नालंदा के पुस्तकालय पर हमला किया। उसने पुस्तकालयों में आग लगा दी। उसी समय लगभग 90 लाख किताबें वहाँ थीं। कुछ किताबों को मूल रूप से लिखी गई थीं। इतिहासकारों का मानना है कि सभी पुस्तकों को पूरी तरह जलने में 3 महीने लग गए थे। बख्तियार खिलजी ने न केवल पुस्तकालय को नष्ट किया, बल्कि विश्वविद्यालय में रहने वाले सभी भिक्षुकों और विद्वानों को भी मार डाला, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ज्ञान विद्वानों से विद्वानों तक पहुँचे। चूँकि यह विनाश इतना घातक था कि इसके लिए कोई भी अन्य सम्राट फिर इसे बना नहीं सका, और इस तरह नालंदा के ज्ञान का प्रवाह समाप्त हो गया। कहा जाता है कि नालंदा वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति थी। यह पूरी तरह से चमकदार लाल ईंटों से बनी हुई थी, जिसकी दीवारें ऊंची थी और प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार था। परिसर में झीलों और पार्कों के साथ साथ कई मंदिर, स्तूप, कक्षाएं, ध्यान कक्ष आदि भी थे। विश्वविद्यालय का प्रमुख आकर्षण धर्मगुंज कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वत, सत्य का पर्वत। यह वहाँ का पुस्तकालय था। यह अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रकृति में विशाल संस्थान पर स्थित था। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा। उसके बाद प्राचीन नालंदा की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए सहमत विचार एक साथ आए और सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के 16 सदस्य राजनेताओं से और चौथे शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में पास हुआ। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और सितंबर 2014 में छात्रों के पहले बैच का नामांकन हुआ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण स्थान पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 455 एकड़ जमीन आवंटित करने में देर नहीं लगाई। BV दोषी ने प्राचीन नालंदा के वास्तु को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला का डिज़ाइन तैयार किया
और साथ ही इसमें विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गईं। नालंदा विश्वविद्यालय न केवल प्राचीन भारत का एक गौरवशाली शिक्षा केंद्र था, बल्कि वर्तमान में भी ज्ञान और शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। इसका पुनर्निर्माण भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।